जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे संवत्सर 2083 के बारे में, जिसको हमारे पंचांग के अनुसार रुद्र संवत्सर का नाम दिया गया है। और इस संवत्सर के राजा देवगुरु बृहस्पति और मंत्री मंगल, दुर्गेश यानी युद्ध, चंद्रमा और भी अन्यत्र इसके अधिकारी हैं, मंत्रिमंडल है। रुद्र और गुरु का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। रुद्र को हम भगवान शिव ही रुद्र मानते हैं। जैसे उन्हें कहा जाता है कि वो देवताओं के और राक्षसों दोनों के भी गुरु हैं, ऐसे ही जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो भी वैसे ही हैं। राजा का चुनाव जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जिस दिन से आरंभ होती है, वही उस वार का जो स्वामी होता है वही उस संवत्सर का राजा है, जो इस बार बृहस्पतिवार से ये संवत्सर शुरू हुई है। और इस गोचरी स्थिति में हमें बहुत ही चेंजेस देखने को मिलेंगे, व्यापक स्तर पर बदलाव होगा। और अभी तक हमने गुरु के माता स्वरूप ही देखा होगा, इस बार हमें पिता एज ए फादर भी गुरु का एक रूप देखने को मिलेगा। जैसे ही नाम से ही ज्ञात है, रुद्र। और वैसे तो ये कल्याणकारी स्वरूप माना जाता है, क्योंकि जब नई क्रिएशन होती है तो पहले उसका डिमोलिश होता है, संहार होता है। और ये जो संवत्सर है ये एक बहुत ही इसका हमें भयंकर प्रकृति का रौद्र रूप भी देखने के लिए हमें प्राप्त होगा। इसमें जो स्थितियां हैं ये कई 100 वर्षों में कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं जो ग्रहों के जो योग होते हैं। जैसे इसमें जो सबसे पहले जो चंद्र थे वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में थे, मीन राशि के अंतर्गत जब प्रतिपदा शुरुआत हुई। उस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अहिर्बुध हैं, जो 11वें रुद्र के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है वो शनिदेव है, और वो उसी में उपस्थित हैं, मीन राशि के अंतर्गत। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में विद्यमान है। और 30 मार्च से केतु अपने मघा नक्षत्र में है, जो उनका स्वयं का नक्षत्र है, सिंह राशि के अंतर्गत। और राहु जो शतभिषा नक्षत्र में विद्यमान है। और कुछ ही दिन के बाद जो बुध हैं, जो मीन राशि में नीच नहीं निमन माने जाते हैं, जो 27वां और अंतिम नक्षत्र है रेवती मीन राशि में, वो उसमें पहुंच जाएंगे। और शुक्र देव भी भरणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, जो भी उनका स्वयं का नक्षत्र है, जिसके देवता यम होते हैं। और इसमें हमें ये एक तो बात यह है, जो अहिर्बुध न्याय है, जो इसमें बोला जाता है कि जो अनंत नाग, शेष नाग, जो समुद्र की गहराइयों में पड़ा रहता है हजारों वर्ष, और वो जागता है, वो नाग शक्ति का प्रतीक है। वो समुद्र की गहराइयों, और ये जो नाग है ये भगवान विष्णु जिसकी शैया पर विश्राम करते हैं। और ये स्थितियाँ, और इससे द्वादश कुंभ से
द्वादश जो भाव है वो मीन से जो द्वादश भाव है वो कुंभ पड़ता है। जैसे एक साधु जो समुद्र की गहराइयों में साधना में लीन हो और कोई गुप्त रूप से उस, जैसे कोई किसी का कोई महल है या घर है, गुप्त रूप से उसमें कोई सुरंग खोद रहा हो, राहु ऐसे उससे जागृत या उठाने के लिए प्रयास करता है। ये 18 वर्ष बाद राहु और केतु अपने नक्षत्र में पहुँचे हैं और शनि 27 वर्ष के बाद पहुँचे हैं और देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद। और ये स्थितियाँ बहुत ही दुर्लभ संयोग हैं जो सभी ग्रह अपने नक्षत्रों में पहुँचेंगे। 2 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है इस संवत्सर, इस वर्ष में, जो अग्नि तत्व हैं। और मीन राशि से उनके मूल त्रिकोण मेष राशि से 12वां घर माना जाता है। जैसे 1 से हम 12 गिनेंगे तो मीन राशि 12 नंबर पे है। वो अपने घर से दूर, और ये जो समुद्र और पानी, यानी इसमें सूर्य भी हैं और बुध और शुक्र इसको पार कर चुके हैं, और मंगल, सूर्य, मंगल और शनि, ये जो 3 अलग अलग तरह के इनके तत्व हैं। जैसे मंगल और सूर्य अग्नि तत्व हैं और शनि पृथ्वी तत्व है और वायु तत्व है। और ये पानी के अंदर बहुत ही बड़ी जो एक युद्ध की स्थिति हमारे विश्व में बनी हुई है। ना तो इसका कोई निकट भविष्य में कोई इसका हल निकलेगा, ये और भी भयंकर होंगी, खासकर जब सूर्यदेव रेवती नक्षत्र में जाएंगे। क्योंकि रेवती नक्षत्र का जो भेद है वो मघा नक्षत्र से है और उसमें केतु पहुंच चुके हैं अपने ही नक्षत्र में। और जो मघा नक्षत्र है वो, उसका जो सिंबल है वो एक रॉयल सिंहासन है। यानी ये जो लोग, जो ऐसा राजा जिसने कभी कोई परंपराओं का, कोई नियमों का पालन नहीं किया, ऐसे राजा